खुश आमदेद। इस सेशन में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल 5 यानी प्राइस डिटर्मिनेशन या कीमत का तयन इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले इम्तिहानात की तैयारी कैसे की जाए ताकि अच्छे नंबर लाने में आसानी हो। चलें तो फिर शुरू करते हैं। हम बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से बात शुरू करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए इम्तिहानी सवालात तक जाएंगे। इस तरह हर कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले कुछ बुनियादी इस्तिलाहात और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। देखें, किसी भी चीज़ की कीमत कैसे मुकर्रर होती है, ये समझने के लिए ये हमारी बुनियाद है। और जब बुनियाद मजबूत हो तो आगे का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, जब हम मार्केट का लफ्ज़ सुनते हैं तो फ़ौरन ज़हन में कोई सब्ज़ी मंडी या बाज़ार आ जाता है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब इससे कहीं बड़ा है। ये कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, फिजिकल हो या ऑनलाइन, जैसे दराज की वेबसाइट, जहां खरीदार और बेचने वाले मिलकर किसी कीमत पर कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं। अब देखें, मार्केट्स को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, इलाके के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। लेकिन हमारे इस मॉड्यूल और इम्तिहान के लिए जो सबसे अहम क्लासिफिकेशन है वो है मुकाबले या कंपटीशन की बुनियाद पर। इसी पर हमारा फोकस रहेगा। ये 3 रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम हैं। पहला है टोटल रेवेन्यू, यानी वो सारा पैसा जो एक फर्म को अपनी चीज़ें बेचकर मिलता है। दूसरा है एवरेज रेवेन्यू, यानी हर एक यूनिट बेचने पर कितनी आमदनी हुई। और ये बात याद रखने वाली है कि एवरेज रेवेन्यू असल में उस चीज़ की कीमत ही होती है। और तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो इजाफी आमदनी होती है। चलें, अब आते हैं इस मॉड्यूल के सबसे बुनियादी सवाल पर कि आखिर किसी भी मार्केट में कीमत तय होती कैसे है। तो इसके पीछे दो बड़ी ताकतें काम कर रही होती हैं। एक है डिमांड यानी तलब और दूसरी है सप्लाई यानी रसद। जरा इस ग्राफ पर नजर डालें। देखें, एक कीमत ऐसी होती है जहां खरीदार जितनी चीजें खरीदना चाहते हैं, बेचने वाले बिल्कुल उतनी ही चीजें बेचने के लिए तैयार होते हैं। इस खास जादुई पॉइंट को इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन कहते हैं। यहाँ इसे ई से दिखाया गया है और यही वो कीमत है जो आखिरकार मार्केट में तय हो जाती है। तो अहम बात यह है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा एक जगह पर नहीं रहता, ये बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी चीज़ की डिमांड अचानक बढ़ जाए तो क्या होगा? उसकी कीमत भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा मिकदार में बिकेगी। बिल्कुल इसी तरह डिमांड या सप्लाई में कोई भी तब्दीली आएगी तो मार्केट में कीमत भी ऊपर या नीचे चली जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम मार्केट की पहली किस्म को तफसील से देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन या मुकम्मल मुकाबला। अब ये एक ऐसी थ्योरेटिकल, एक मिसाली सूरत हाल है जो असल दुनिया में शायद ही कहीं नजर आए, लेकिन हम इसे एक बेंचमार्क के तौर पर पढ़ते हैं ताकि इसकी बुनियाद पर बाकी मार्केट्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। इन खुसूसियात का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि कोई एक फर्म अकेले कीमत पर असरअंदाज नहीं हो सकती। वो प्राइस टेकर कहलाती है, मतलब उसे वही कीमत माननी पड़ती है जो पूरी मार्केट में चल रही है। इसकी बेहतरीन मिसाल एक किसान की है जो अपनी गंदम मंडी में बेचने जाता है। उसे वही रेट मिलेगा जो सबके लिए तय है। वो अपनी मर्जी की कीमत नहीं लगा सकता। ये ग्राफ इस सूरत हाल को बहुत अच्छे से दिखाता है। फर्म का जो डिमांड कर्व है वो एक बिल्कुल सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसे परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फर्म कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती। अगर उसने 1 रुपया भी ज़्यादा मांगा तो सारे के सारे ग्राहक फौरन किसी और के पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग बिल्कुल एक जैसी चीज़ बेच रहे हैं। अब शॉर्ट रन में, यानी थोड़े अरसे के लिए, एक कम्पेटिटिव फर्म 3 में से किसी एक हालत में हो सकती है। पहली, अगर मार्केट की कीमत उसकी औसत लागत से ज़्यादा है तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दूसरी, अगर कीमत और लागत बराबर हैं तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और तीसरी, अगर कीमत लागत से भी कम हो जाए तो जाहिर है उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग रन में कहानी बदल जाती है। तवील मुद्दत में परफेक्ट कंपटीशन में फर्में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नज़र आएगा तो नई फर्में मार्केट में आ जाएंगी, सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें नीचे आ जाएंगी, यहाँ तक कि मुनाफा ख़त्म हो जाए।
और अगर नुकसान हो रहा होगा तो कुछ फर्में कारोबार छोड़ देंगी, जिससे कीमतें वापस ऊपर आ जाएंगी। लेकिन जाहिर है, असल दुनिया परफेक्ट कंपटीशन जैसी आइडियल नहीं होती। तो अब हम उन मार्केटों की बात करते हैं जो हमें हकीकत में नजर आती हैं, यानी इम्परफेक्ट मार्केट्स। ये टेबल इम्तिहान की तैयारी के लिए एक बेहतरीन खुलासा है। ये एक नज़र में सारी मार्केट्स का फ़र्क वाज़े कर देता है। जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत से बेचने वाले हैं, जबकि मोनोपोली में सिर्फ एक। अब मोनोपोली में क्योंकि बेचने वाला सिर्फ एक ही होता है, तो जाहिर है कीमत पर उसी का कंट्रोल होता है। इसका डिमांड कर्व नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर उसे ज़्यादा सामान बेचना है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी, और ये सबसे ज़्यादा मुनाफा उस वक्त कमाता है जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू यानी एमआर उसकी मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी के बराबर हो जाए। फिर आती है ओलिगोपोली, जिसमें सिर्फ चंद बड़ी कंपनियां होती हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हमारे मुल्क की टेलीकॉम कंपनियां हैं। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है इंटरडिपेंडेंस, यानी बाहमी इन्हिसार। अगर एक कंपनी कीमत कम करती है तो दूसरियों को भी फौरन कम करनी पड़ती है, वरना उनके सारे कस्टमर्स उसके पास चले जाएंगे। ये बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है, जहाँ हर खिलाड़ी दूसरे की हर चाल पर नज़र रखता है। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, ख़ास तौर पर MCQs के हवाले से, यानी इन मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के दरमियान जो बारीक फ़र्क हैं उनको कैसे समझा जाए ताकि इम्तिहान में कोई गलती ना हो। ये मवाजना इंतहाई अहम है। इन फ़र्क को अच्छी तरह जहन में बिठा लें। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर है और वहाँ प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, P = MR। जबकि मोनोपोली में फर्म प्राइस मेकर है और वहाँ प्राइस हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होती है, P > MR। ये इम्तिहान के लिए सबसे बुनियादी नुक्ता है। एक MCQ अलर्ट। ये बात हमेशा याद रखें कि मुनाफे को मैक्सिमाइज करने का बुनियादी उसूल, यानी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट, MR = MC, ये हर मार्केट में हर फर्म पर लागू होता है, परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोली। फर्क सिर्फ इस बात में आता है कि कीमत का मार्जिनल रेवेन्यू के साथ क्या ताल्लुक है। यहाँ एक और MCQ अलर्ट है। ये एक आम गलतफहमी है कि मोनोपोली में हमेशा मुनाफा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोनोपोली में फर्म को कीमत पर कंट्रोल तो मिल जाता है, लेकिन ये मुनाफे की गारंटी नहीं है। अगर उस चीज़ की डिमांड बहुत कम हो या उसे बनाने की लागत बहुत ज़्यादा हो, तो एक मोनोपोलिस्ट को भी नुकसान हो सकता है। चलिए अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे कुछ प्रैक्टिस सवालात के जरिए टेस्ट करते हैं। सवाल ये है कि मोनोपोली के तहत कीमत कौन तय करता है? ज़रा सोचिए, एक ऐसी मार्केट जहां बेचने वाला ही सिर्फ एक है, तो कीमत तय करने की ताकत किसके पास होगी? जी हाँ, सही जवाब है सी, बेचने वाला। इसकी वजह सादा है। मोनोपोली के तारीफ ही यही है कि एक ही बेचने वाला है, इसलिए वही प्राइस मेकर होता है। खरीदार डिमांड पर तो असर डालता है, लेकिन कीमत तय नहीं करता, और क्योंकि कोई कंपेटिटर होता ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। अगला सवाल किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल के बारे में है। याद करने की कोशिश करें कि ओलिगोपोली में डिमांड कर्व में एक किंक या मोड़ क्यों आता है और इसका कीमतों पर क्या असर होता है। इसका सही जवाब है सी, कीमतें रिजिड या स्टिकी रहती हैं। इस मॉडल की मंतिक ये है कि अगर कोई एक फर्म कीमत बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म्स नहीं बढ़ाएंगी और उसके ग्राहक छिन जाएंगे, और अगर वो कीमत कम करेगी तो बाकी सब भी फौरन कीमतें कम कर देंगे, जिससे एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी और किसी को फायदा नहीं होगा। इसी डर की वजह से कीमतें अक्सर एक ही जगह पर जमी रहती हैं। चलें, इस सेशन को ख़त्म करने से पहले एक नज़र उन सबसे अहम नुकात पर डालते हैं जो इम्तिहान के लिए लाजमी याद रखने हैं। अगर इस पूरे मॉड्यूल से सिर्फ चंद बातें याद रखनी हों तो वो ये हैं। पहला, कीमत वहाँ तय होती है जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हों। दूसरा, हर फर्म मुनाफा वहाँ मैक्सिमाइज करती है जहाँ MR बराबर हो MC के। तीसरा, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है और लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। चौथा, मोनोपोली में फर्म प्राइस मेकर होती है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है। और आखिर में ओलिगोपोली की सबसे बड़ी पहचान बाहमी इन्हिसार है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। जो चीज़ें हम रोज़ खरीदते हैं, साबुन, मोबाइल फ़ोन सर्विस, सब्जियां, ये किस मार्केट की मिसालें हैं?
इस पर गौर करने से ये सारे माशी मॉडल्स हकीकी ज़िंदगी से जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही प्राइस डिटर्मिनेशन पर हमारा ये तज्जिया मुकम्मल होता है। आपकी पढ़ाई और इम्तिहानात के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात।